बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं डॉक्टर तनवीर अनवर ख़ान आपके लिए अपनी 100 नंबर की कहानी टाइगर आइज का पार्ट 5 लेके आई हूँ। यहाँ हमने ये देखा था कि मारिया की मम्मी के पैर में चोट लग गई थी एंड यहाँ हुआ था और वो लंगड़ा के चल रही थी, उनकी 2 उंगलियाँ टूट चुकी थी। तो अब हम देखते हैं कि आगे क्या इन लोगों के हालात होते हैं। तो हम पार्ट 5 आपको सुनाते हैं। मम्मी ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि स्टोर का क्या करें। वो किसी भी चीज़ के बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही थी। बिट्सी आंटी ने तजवीज़ पेश की कि हम लोग यहाँ कुछ दिन और रुकें, मैं हर चीज़ के बारे में सोचूंगा, फिर फैसला करूँगा, वॉल्टर अंकल ने कहा। दूसरी सुबह मैं सेंट्रल एवेन्यू तक गई और 2 पोस्ट कार्ड ख़रीद कर लाई। एक कार्ड पर लॉस एलमास का नज़ारा था जिस पर लिखा था ग्रीटिंग्स फ्रॉम द एटॉमिक सिटी, और जिसे मेरा इरादा लाइला को भेजने का था। दूसरे कार्ड पर एक पहाड़ी ऊंट की तस्वीर थी डूबते सूरज के साथ। ये कार्ड मुझे सलमान को भेजना था। मैं सड़क पार करके पोस्ट ऑफिस में गई और कार्ड पर लिखने लगी। लाइला के लिए लिखा, हाय साइंसदां। फिर जैसे कुछ लिखने के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए तो मैंने लिखा, बहुत कुछ बताना चाहती हूँ, जल्द मिलेंगे। दूसरा ख़त मैंने सलमान को लिखा, क्या तुम्हें स्टोर के बारे में पता चला? अब क्या करें, मुझे मालूम नहीं कि हम कब वापस आएंगे। और उसके बाद मैंने कार्ड पोस्ट कर दिए, मगर पोस्ट करने के बाद याद आया कि अपना नाम तो लिखना ही नहीं आया मुझे। और अब वो खुद ही समझ जाएंगे कि मैंने भेजा है। मैंने अंदाज़ा लगाया और पोस्ट ऑफिस की पड़ोस की लाइब्रेरी में चली गई। गैर इरादी तौर पर मुख्तलिफ शेल्फों से किताबें उठाती रही और वापस रखती रही, मगर पढ़ने के काबिल कोई चीज़ न मिली। मुझे तवज्जो देने में तकलीफ़ हो रही थी। कुछ याद था तो वो एस्ट्रोनॉमी की किताब जो मुझे भूलती नहीं थी। लाइब्रेरी से निकलकर मैं दूसरी दुकानों के सामने से गुजरी तो जूते की दुकान पर मुझे पहाड़ों पर चढ़ने वाले हाइकिंग जूते नज़र आ गए, जो $59 से घट के सेल में $32 के थे। मैं दुकान के अंदर गई। सेल्स वूमेन ने नंबर पूछा। 8 नंबर मैंने जवाब दिया। वो पीछे कमरे में गई और एक बड़ा सा डिब्बा उठा कर लाई। बड़े मोटे सोल के जूते हैं, असल में कॉय हैं। मुझे समझ कुछ ना आया मगर सर हिला दिया। मैंने जब अपने एडिडास जूते उतारे तो मैं बग़ैर मोज़ों के थी। वो फिर दौड़ी और मोज़ों का डिब्बा उठा लाई और मुझे मोटे से सुरमई रंग के ऊनी मोज़े देकर बोली, इन्हें पहनो और फिर देखते हैं कि जूते कैसे फिट आते हैं। मैंने देखा कि ये वैसे ही मोज़े थे जैसे वुल्फ पहने था। मैंने पैरों पर मोज़े चढ़ा लिए क्योंकि मुझे मालूम था कि वो ज़्यादा हैवी है। जल्दी जल्दी मोज़े और जूते पहनने में सेल्स वूमेन मेरी मदद कर रही थी, मगर वो जूते मुझे सख्त लग रहे थे। जूते पहना कर उसने लेस लगाई, कहा खड़ी होकर चलो, मगर जूते अब भी मुझे अजीब से लग रहे थे। मेरे ख्याल में दूसरे जूते ट्राई करूं। उसने मैचिंग मोज़े ढूंढे मगर वो ना मिले और तब उसने मुझे हाथ के बुने हुए मोज़े थमा दिए और चलने का कहा, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे पैर सीमेंट से छुपा दिए हों। इतने भारी जूते! तुम्हें इन्हें पहनकर घर में चलना होगा, स्कूल पहनकर जाना होगा और तब ये हल्के हो जाएंगे तुम्हारी हाइकिंग में पहनने के लिए, सेल्स वूमेन ने कहा। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई। वो ज़बरदस्त लग रहे थे। ज़बरदस्त ख़रीदारी है। ये मौसम प्रूफ भी हैं, बस ज़रा सा रंग गहरा हो जाता है, मगर ये और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे आईने में जैसे अपने नहीं किसी और के पैर नज़र आ रहे थे। इस सनीचर को ये सेल ख़त्म हो जाएगी, सेल्स वूमेन ने याद दिलाया। आप फिक्र ना करें, मैं इन्हें ख़रीदूँगी और एक जोड़ा ऊनी मोज़े भी लूँगी, सफ़ेद या सुरमई और एक अदद स्नो सेल बोतल भी, ताकि मौसम प्रूफ हो जाए, उसने कहा। जी बिल्कुल, बस सिर्फ इतना ही लेना है जी। कैश दोगी या चेक दोगी? कैश, मैंने आहिस्ता से कहा और फिर मैंने अपना वॉलेट खोला। मेरे पास $74 थे जो मैंने पिछली गर्मियों में एक होटल में काम करके कमाए थे। मैं वहाँ लोगों को तौलिया और बैठने की कुर्सियाँ ऑफ़र करती थी और मुझे गिरते पड़ते $15 तो मिल ही जाया करते थे। मेरा इरादा था कि ये सारे पैसे मैं स्कूल में खर्च करूँगी। मुझे याद है वो लड़की जो स्कूल में जाने से पहले स्कर्ट, ब्लाउज़, स्वेटर और जीन्स बेच रही थी और उसके चेहरे पर एक फातिहाना अंदाज़ था कि वह स्कूल या कॉलेज जा रही है। और उसने कहा भी था कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। मैं सिर्फ मुस्कुरा दी थी और सोचा कि जो पैसे मेरे पास हैं उनमें से
मैं अपनी पसंद की हर चीज़ खरीद सकती हूँ। सेल्स वुमेन को मैंने पैसे दे दिए जो उसने मुस्कुरा कर ले लिए। दुकान की शायद मैं आज अकेली कस्टमर थी। मैं घर वापसी के लिए रवाना हो गई, मगर मेरे अंदर एक खलिश सी थी। मम्मी क्या कहेंगी, बर्बाद कर दिया पैसा। अब तुम अटलांटिक सिटी में क्या करोगी? हाइकिंग बूट्स का तुमने ठीक से सोचा था या बस ख्वाहिश थी कि ले लो तो ले लिए? तुम्हें पता है कि कितना मुश्किल है घर चलाना, जबकि तुम्हारे डैडी भी नहीं हैं। और मैंने ये खुद ही फैसला कर लिया कि मैं मम्मी को नहीं बताऊंगी और जूते किसी को भी नहीं दिखाऊंगी। ये एक राज की तरह रहेंगे। जब मैं घाटी में जाऊंगी तो वुल्फ को दिखाऊंगी। मैं चाहती थी कि जल्दी से घाटी में जाऊं और वुल्फ से मिलूं। दरअसल मैं सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि उसकी मौजूदगी मुझे खुशी का एहसास दिलाती है या नहीं। मैंने दोपहर के खाने के बाद अपना मंसूबा बनाया, मगर बिट्सी आंटी का प्लान कुछ और था। वो हमें ब्रैडबरी साइंस म्यूज़ियम ले जाना चाहती थी, जो हमने अभी तक नहीं देखा था। वो हर बुध को वहाँ एक वॉलेंटियर गाइड के तौर पर जाती थी और इस दफ़ा हम सबको साथ ले जाना चाहती थी। बिट्सी आंटी ने एक लाल जैकेट पहना जिस पर उनका नाम का टैग लगा था। उन्होंने काली पतलून पहनी और सफ़ेद शर्ट और काली टाई लगाई थी। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया ये कोई सरकारी यूनिफॉर्म नहीं है, मगर ऐसा लिबास पहनने से मुझे सरकारी होने का एहसास होता है। मुझे तो कोई ऐसी शदीद ख्वाहिश नहीं थी साइंस म्यूज़ियम जाने की, मगर अमान को बड़ी जल्दी थी। हम पैदल चल पड़े। वो बड़ी खूबसूरत दोपहर थी। आसमान बिल्कुल नीला था, हवा साफ़ सुथरी थी, सूरज की गर्म तमाज़त थी। मम्मी लंगड़ा कर चल रही थी, मगर अब उंगलियों में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना थी और मुझे उम्मीद थी कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। बिट्सी आंटी हमें इस म्यूज़ियम के कोर्ट यार्ड में ले गईं, जहाँ एटम बम की यादगार थी। एटम बम के नमूने थे जो 1945 अगस्त में जापान पर गिराए गए थे। जंग अज़ीम के दौरान 27 माह तक सैकड़ों साइंसदानों और टेक्नीशियंस ने काम किया तो ये 2 एटम बम बने, जिनका यादगारी नमूना लॉस एलमॉस में बना था। म्यूज़ियम में रखी हर चीज़ के बारे में अमान सवाल पर सवाल किए जा रहा था। फिर अचानक उसने पूछा, क्या अंकल वॉल्टर बम बनाते हैं? नहीं, वो बम नहीं बनाते। हाँ, उसकी डिज़ाइनिंग और रिसर्च में इन्वॉल्व हैं। वाकई बम बनाने में? मैंने पूछा। हाँ, हथियार बनाने में, बिट्सी आंटी बोली। तुम्हें पता है तुम्हारे अंकल वॉल्टर ग्रुप लीडर हैं डब्ल्यू डिवीज़न के? मगर मुझे ये नहीं मालूम कि डब्ल्यू डिवीज़न क्या है। ये एक हथियारों का डिवीज़न है। आधी लेबॉर्ट्री हथियारों के लिए है और बाकी एनर्जी और दवाइयों की तहकीक करने के लिए है। बिट्सी आंटी मज़ीद बताना चाह रही थी, मगर मैं वॉल्टर अंकल के बारे में सोच रही थी। बम डिज़ाइन करते हुए वो कैसे लगते होंगे? मैं अपने तसव्वुरात में ऐसे लोगों को नहायत सख्त और जालिम समझती थी जो हथियार वगैरह बनाते हों। मैं सोचती थी कि वहाँ की तरह की जंगली आँखों वाले पागल साइंसदां होंगे जिनका नज़रिया दुनिया को तबाह बर्बाद करना होगा। मगर वॉल्टर अंकल तो एक मामूली से इंसान थे और मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकल पा रही थी। वो किसी भी सूरत से बम बनाने में हिस्सेदार हैं जिसने लाखों लोगों की जान ले ली। सयाहों ने अमान के साथ उस बम के मॉडल की तस्वीर बनाने की ख्वाहिश जाहिर की जिसका नाम फैट बॉय था और जो नागासाकी पर गिराया गया था। अमान ने मुस्कुराते हुए अपनी तस्वीर बनवा ली। उसी रात जब हम रात का खाना खा रहे थे तो मम्मी के सर में दर्द हो गया। मुझे पता था कि अब यह सिलसिला सारा दिन रहेगा। वो माजरत करके टेबल से उठ गईं। म्यूज़ियम की सैर के दौरान भी वो खामोश रही थी। जाते हुए बोली, मैं 2 गोली एस्प्रिन लेकर लेट जाती हूँ। ठीक है, तुम सुबह बेहतर महसूस करोगी। दरअसल ये पहाड़ी इलाका है और ऊंचाई की वजह से थोड़ी तकलीफ़ हो जाती है। मुझे पता है बिट्सी आंटी हर बीमारी की वजह यहाँ की ऊंचाई को बना लेती थी और मैं अपनी अम्मी के बारे में कुछ नहीं सोच रही थी। मैं वाल्टर अंकल के बारे में सोच रही थी। तनाव सा महसूस हो रहा था, अजीब बेचैनी सी हो रही थी। कुछ प्रॉब्लम है बेटी? वॉल्टर अंकल ने पूछा। नहीं तो, मैंने घबरा कर जवाब दिया। मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। हाँ, सिर्फ ये मसला है अंकल कि मम्मी यकीन नहीं कर पा रही हैं कि आप हथियार डिज़ाइन करते हैं। ओह, ये बात है। जी, मैं हैरान हूँ। ये मेरी नौकरी है और मैं जितना काम कर सकता हूँ करता हूँ। यानी क्या? बस हमें बेहतरीन से बेहतरीन हथियार डिज़ाइन करना होते हैं ताकि कोई ये ना समझ सके कि वो हमसे जंग जीत सकता है। ये तो कोई समझ में आने वाली बात नहीं है। बस तुम हमें एक वॉच डॉग की तरह समझो कि जिस पर कोई हमला नहीं कर सकता और अगर किसी ने हमला कर दिया तो हम तैयार हैं और तैयार रहना आधी जंग है।
और अगर कोई बम ना बनाता पहले पहल तो वो बहुत अच्छा होता, मगर अब ऐसा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि दुनिया यही सब कुछ मांगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम दुरुस्त कहती हो, मगर ऐसा हो नहीं सकता डियर, अंकल ने कहा और वो मैं खामोश हो गई। जब मैं बिस्तर पर लेटी तो मैं वॉल्टर अंकल को वॉच डॉग की सूरत में देखने की कोशिश कर रही थी। कभी वो मुझे जर्मन शेफर्ड नजर लग रहे थे जिनका नाम वॉल्टर था, कभी मैं तसव्वुर में वॉल्टर अंकल को लैब की मेज़ पर बैठा देख रही थी जो लोगों को मारने के नित नए तरीक़े तलाश करते हैं, जबकि वॉल्टर अंकल तो खाने की प्लेटें भी धोते थे और आराम से जीप पहाड़ियों पर चलाते थे और अमान को रोज़ सोने से पहले कहानी भी सुनाते थे। मैंने चाकू अपने तकिए के नीचे रखा और एक हाथ उसके दस्ते पर रखकर सोने लेट गई। दूसरे दिन मैंने अपने हाइकिंग शूज़ गैराज में खड़ी साइकिल की कैनविस बैग में छुपा दिए और किचन में रखी एक बोतल में पानी भर लिया। जब मैं घर के अंदर वापस गई तो अमान बैठा इंडोर गेम खेल रहा था। मम्मी सोफे पर लेटी उंगलियों के गिर्द गिर्द रबड़ बैंड लपेट रही थी। बिटसी आंटी किचन में थी। वो मुझे बता रही थी कि वो ब्रिज ताश खेलने जा रही हैं और लंच वहीं करेंगी। क्या मैं जाने से पहले तुम्हारे लिए सैंडविचेस बना दूँ? उन्होंने पूछा। नहीं, आप फिक्र ना करें, मैं ज़रा एक्सरसाइज करने के लिए बाहर जा रही हूँ, मैंने जवाब दिया। उन्हें इस बात पर कोई एतराज़ इसलिए नहीं था क्योंकि वॉल्टर अंकल रोज़ जॉगिंग करने जाते थे और बिट्सी आंटी सुबह 8 बजे अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक पर ज़रूर जाती थी, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस वक्त तक, जब तक मैं ये ख्याल रखूं कि हेलमेट पहनूंगी और ट्रैफिक में आराम से साइकिल चलाऊंगी। तुम कहाँ जा रही हो? बिट्सी आंटी ने पूछा। वो एक बेक्ड केक एल्युमिनियम फॉइल में लपेट रही थी। बस ऐसे ही घूमने फिरने, किसी नई जगह की दरियाफ्त करने। ज़रा एहतियात से, तुम चांसेस मत लेना। चांसेस मैं अपने आप को घाटियों में उतरते महसूस कर रही थी, तसव्वुर में। लेकिन मैंने कहा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं कोई चांस नहीं लूँगी। गुड, मुझे खुशी हुई ये सुनकर। इस ख़ानदान को वैसे ही मुझे मुख्तलिफ दुश्वारियों से गुजरना पड़ा है। आप कसम ले लें मुझसे, मैंने कहा और वो मुझे हैरानी से देखने लगी। मैंने अमान मम्मी को खुदा हाफिज़ कहा और वहाँ से चल पड़ी। जब मैं जंगल में पहुंची तो मैंने अपनी साइकिल पेड़ के साथ खड़ी कर दी। मैंने कंधे पर पानी की बोतल लटकाई और अपने एडिडास जूते उतार कर हाइकिंग शूज़ पहन लिए और जंगल में चलने लगी ताकि उनकी आदत सी हो जाए। कभी मैं गोल गोल चक्कर लगाती, उछलती कूदती और छलांग लगाती रही और फिर मैं खुद ब खुद अपने पागलपन पर हंस पड़ी और उसके बाद मैं घाटी की तरफ चल पड़ी। मैंने ऊपर खड़े होकर नीचे झांका, इस आस में कि शायद मुझे वुल्फ नज़र आएगा, मगर मुझे कुछ नज़र नहीं आया। मैं थोड़ी देर बैठ गई और अपने अटलांटिक शहर और वहाँ के साहिल के बारे में सोचने लगी। सर्दी हो या गर्मी, रोज़ साहिल समंदर पर वॉक करती थी, तन्हा, बिल्कुल तन्हा, और उस लम्हे मैं सिर्फ और सिर्फ सोचती थी कि एक नन्ही सी पहाड़ी पर बैठकर जहाँ से पतली धारे पानी निकलता था, मैं एक घंटा वहाँ बैठी रहती थी और ये घाटी इस वक्त मुझे वही सब याद दिला रही थी। फिर मैंने देखा कि जहाँ मैं बैठी थी वहाँ से नीचे कोई उतर रहा है। मैंने खड़े होकर देखना चाहा। शायद वुल्फो, मेरी छठी हिस्स ने कहा। ए, कौन है नीचे? मैंने पूछा। उसने ऊपर देखा, लेकिन सूरज की रोशनी ने शायद उसे अंधा कर दिया था, वो मुझे देख ना पाया। तुम यहाँ नए लग रहे हो, मैं चीखी। ये अहमकाना हरकत है तुम्हारी। अब वो दूसरी तरफ खिसका और मुझे देखना चाहा, मगर मैं उसके बावजूद वो मुझे ना देख पाया। सूरज बहुत रोशन था। अगर तुम्हें चोट लग गई तो कौन बुलाएगा सर्च और रेस्क्यू टीम को? मैं अपने हाथ ऊपर फैलाकर हिलाती रही, यहाँ तक कि उसने मुझे देख लिया और हंसने लगा। उसके हंसने की आवाज़ घाटियों में गूंजने लगी। मैंने झुककर देखना चाहा तो मेरा तवाज़ुन बिगड़ते बिगड़ते रह गया। यकीनन मैं गिर जाती। मैं जल्दी जल्दी वहाँ उतरने लगी। वो वाकई वुल्फ था। उसने मुझे देखकर खुशी से सर हिला दिया। तो तुम आज पानी की बोतल लाई हो? हाँ। अपने लिए एक जोड़ा हाइकिंग जूते भी लाई हो? वेरी गुड। उसने मुझे रास्ता बताया और हम दोनों एक साथ पहाड़ से नीचे उतरने लगे। नीचे और नीचे घाटियों में। जब तक हम वहाँ नीचे नहीं पहुँचते, मेरे दाएं जूते ने मेरी एड़ी में एक आबला डाल दिया था। मुझे साथ में कुछ फर्स्ट एड का सामान भी लाना चाहिए था। मैंने सोचा। नीचे पहुंचकर हम एक चट्टान पर बैठ गए और काफ़ी देर गिलहरियों को पत्थर मार कर भाग दौड़ करते देखते रहे। मैं सोचने लगी, अगर मेरे साथ मन का बिल्ली होती तो वो कितनी खुश होती इन गिलहरियों के पीछे भागती। मगर अंकल वाल्टर ने मुझे बताया था
कि यहाँ छोटे छोटे भेड़िए भी होते हैं और वो बिल्ली उठाकर ले जाते हैं। मुझे एकदम झरझरी सी आ गई। तौबा तौबा, मनका के साथ ये चांस कभी भी नहीं ले सकती। अपनी पीठ पर लदे एक थैले में से पेपर और फल निकाल कर वुल्फ ने मुझे पेश किए। मैंने एक नारंगी और एक पेपर का टुकड़ा ले लिया। टाइगर, तुम्हारी आंखें उदास हैं, मगर उदास आंखें। वो चाह रहा था कि वो कुछ कहे, कि मैं कुछ कहूँ, मगर मैं कुछ नहीं बोली। तुम इस सिलसिले में बात करना चाहती हो? नहीं। ओके। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर मैंने कहा, शायद किसी और दिन मैं तुम्हें उसके बारे में बताना चाहूँगी। ओके, उसने कहा, मगर आज नहीं। जब तुम चाहो, उसने कहा, और मैंने सर हिला दिया। और उस रात बिट्सी आंटी ने मुझे वापसी पर हेलमेट पहने बगैर आते देख लिया था। मारिया, तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। मैं भूल गई थी पहनना। हम तुम्हारी अच्छी देखभाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर तुम्हें भी इसमें हमारी मदद करना है, वो मुसलसल बोले जा रही थी। अब मैं सोच रही थी कि इसके क्या मायने हैं। अब मैं इतनी गई गुजरी भी नहीं कि अपनी हिफाजत ना कर सकूं, मगर आज के बाद से मुझे और ज़्यादा चौकन्ना होना पड़ेगा, वरना शायद वो मुझे साइकिल नहीं चलाने देंगी। अक्टूबर के महीने में पहली शनिचर सुबह 6 बजे हम लोग अलबरबकी के लिए निकल गए, जहाँ गर्मी के दिनों का हॉट एयर बैलून फेस्टिवल था। और रास्ते से हम लोगों ने कुछ डोनट्स वगैरह ख़रीदे। हम लोग अलबरकी 8 बजे सुबह पहुंच गए और हज़ारों कारों के साथ अपनी जीप खड़ी कर दी। रंग बिरंगे गुब्बारों ने पूरा आसमान ढांका हुआ था। सभी जीप के हुड पर बैठ गए। अमान ने कहा, मारिया, तुम जाओगी वहाँ ऊपर? 1 मिनट में, मैंने जवाब दिया। उन्हें देखना अच्छा लगता है, मगर कोई बेवकूफ़ी इसमें हिस्सा ले सकता है, बिट्सी आंटी ने कहा। मैं ये कर सकती हूँ, मैंने कहा। और मैं भी, अमान भी बोला। अरे भाई, इस बहस से कोई फ़ायदा नहीं। कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये मुबाहिसा नहीं है, बस गैदरिंग का मसला है, वॉल्टर अंकल ने कहा। मैं ऊपर जाकर कभी नीचे आना वापस नहीं चाहूँगी। और हम सब मम्मी को देखने लगे कि इनका मतलब इस बात से क्या है कि वो कभी नीचे आना नहीं चाहेंगी। और वापसी पर मैंने अपने आप से कसम खाई कि मैं किसी रोज़ हॉट एयर बलून में ज़रूर जाऊंगी। और मैं अपने आप को फ़ज़ा में टेक ऑफ करते तसव्वुर कर रही थी। मैं ऊपर से मजमे को हाथ हिला हिला के खुदा हाफिज़ कह रही हूँ। वो लोग छोटे और छोटे होते चले गए, यहाँ तक कि नुक्ते की तरह हो गए। जब हम घर पहुँचे तो मम्मी के सर में दर्द शुरू हो चुका था, पहले से भी ज़्यादा ख़तरनाक सर दर्द। बिट्सी आंटी ने उन्हें सोने के लिए कहा। अमान तो बेचैन हो रहा था कि जल्द अज जल्द मालूम करे हवा में गुब्बारे कैसे उड़ते हैं और कैसे काम करते हैं। बिट्सी आंटी ने बताया कि हर साल गुब्बारे फटने का वाक़या ज़रूर होता है, कोई ना कोई हादसा हो जाता है, मगर अखबारात में सिवाय ख़बर के कोई तफसीलात कभी भी नहीं आती हैं। मम्मी को 3 दफ़ा सर दर्द के दौरे लगातार पड़े। उन्हें सर दर्द के वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई सफ़ेद रोशनी आंखों में आ रही है, एक चमकदार लहर की तरह। वॉल्टर अंकल और आंटी बिट्सी उन्हें डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने उन्हें स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया। और ये पता चला कि सारा मसला मम्मी की टेंशन, उदासी और बेचैनी था। उन्हें यकीन था कि वो माइग्रेन नहीं है, जबकि आसार इसी तरह के थे। एक रात मैं अपने बिस्तर में बैठी मैगज़ीन पढ़ रही थी, जो मैंने सुबह ख़रीदा था। वॉल्टर अंकल के नज़दीक ये फजूल चीज़ थी, लेकिन बिट्सी आंटी ने मुझे मैगज़ीन ख़रीदते देख लिया था, इसलिए मुझे डर ना था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा बजा। बिट्सी आंटी ट्रे में कोको का मग लेकर और क्रैकर बिस्किट लेके आ गई। उन्होंने ट्रे मुझे थमाई और मेरे बिस्तर के किनारे बैठ गईं। उस वक्त मैं अपने आप को 6 साल की बच्ची समझ रही थी। शुक्रिया, मैंने कहा। मैं दिल में सोच रही थी कि एक कप कोको मिल जाए तो कैसा रहेगा। मेरी बात के जवाब में आंटी मुस्कुराई। मैंने बिस्किट खाकर कोको का सिप लिया, लेकिन बिट्सी आंटी फिर भी बैठी रहीं। आखिरकार वो बोली, मैं तुमसे तुम्हारी अम्मी के बारे में बात करना चाहती हूँ। मम्मी के बारे में? हाँ, वो खासे तनाव में हैं, मुझे मालूम है। मैं और वॉल्टर चाहते हैं कि जब तक वो बिल्कुल ठीक ना हो जाएं, तुम लोग वापस ना जाओ। मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो वो मज़ीद बोली, हम तुम लोगों की जिम्मेदारी महसूस करते हैं, और मैं तुम्हें और अमान को रोमा के साथ यूँ वापस कैसे जाने दूँ। वो बहुत उदास और परेशान है, और मैं तुम दोनों को साथ नहीं भेज सकती। मेरा ख्याल है वो अपने आप को संभालने के लिए कुछ वक्त लगाएगी, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम लोग कुछ अरसे हमारे पास ही रहो। बिट्सी आंटी मुझे यूँ समझा रही थी जैसे अम्मी को यहाँ रखने में हम
मज़ाहमत करेंगे या घर वापस जाने की ज़िद करेंगे। हालांकि हकीकत ये थी कि मैं और अमान मम्मी को इस हालत में लेकर वापस नहीं जा सकते थे। अगर मम्मी को ये शदीद किस्म का दर्द हो गया तो मैं कहाँ लेकर जाऊँगी। बिटसी आंटी बोली, अमान स्कूल जाना चाहता है और मैं उसे कल एक स्कूल लेकर जा रही हूँ, और एक अच्छा स्कूल है यहाँ पर, बल्कि यहाँ के सारे स्कूल बहुत अच्छे हैं। अमान स्कूल जाना चाहता है, ये तो अच्छी बात है, मैंने कहा। और इसके बाद मैं तुम्हें हाई स्कूल में दाखिले के लिए लेके जाऊंगी, आंटी ने कहा। और ये सुनकर मुझे कोको का घूंट लेना मुश्किल हो गया। मैं यहाँ पर स्कूल जाना नहीं चाहती। क्यों? यहाँ बहुत ही अच्छा स्कूल है। वो बात नहीं है आंटी। फिर क्या बात है? मैं इस साल स्कूल जाना ही नहीं चाहती। ये साल मैं ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। नहीं मारिया बेटी, तुम ये नहीं कर सकती। क्यों नहीं आंटी? मैं घर में रहकर पढ़ लूँगी, मैं सब सीख लूँगी, घर का काम करूँगी और अमान की देखभाल करूँगी। नहीं नहीं, तुम्हें स्कूल जाना है, तुम 1 माह पहले ही ज़ाया कर चुकी हो, बिटसी आंटी बोली। और मुझे मालूम हो गया कि अब बहस करना फजूल है, और वो अपने फैसले पर अटल थीं। हम कितना अरसा यहाँ और ठहरेंगे आंटी, मालूम नहीं, मैं बता नहीं सकती, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर कितने अरसे हम यहाँ रहेंगे। मारिया, मैं तुम्हें कैसे बता सकती हूँ? ये सब कुछ तुम्हारी माँ की सेहत पर मुनहसर है। मगर मैं ऐसे स्कूल कैसे जाऊँ जब तक मालूम ना हो कि हम कितने अरसे यहाँ ठहरेंगे? इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क पड़ता है इसलिए कि फिर मैं उसी हिसाब से दोस्त बनाऊँगी। हाँ हाँ, तुम्हें दोस्त ज़रूर बनाने चाहिए, मगर ये कैसा सवाल है? ये ज़रूरी है आंटी। मगर मैंने महसूस किया कि उन्हें कुछ समझाना फजूल था। मैं खामोश हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और फिर बिटसी आंटी नीचे चली गई। मैं बिस्तर से निकलकर हाल में आई मम्मी को गुड नाइट कहने के लिए। मैंने बगैर दस्तक के दरवाज़ा खोला। मम्मी बिस्तर पर बैठी थी और उनके चारों अतराफ पुरानी तस्वीर बिखरी थी। उन्होंने डैडी की एक तस्वीर अपने चेहरे से लगा कर कहा, आदम, मैं तुम्हें मिस करती हूँ, और रोने लगी। मैंने वहीं आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया था ताकि वो ये जान ना पाएँ कि मैंने उन्हें ये सब करते देख लिया है। मेरे इस स्कूल जाने से पहले सिर्फ 3 दिन फारिग थे, और मैंने वो तीनों दिन वुल्फ के साथ घाटियों में गुजारे। वो हमेशा 2 बजे दोपहर चला जाता था। शायद वो कहीं जॉब करता था, मगर मैं उससे कोई सवाल नहीं करती थी, और वो भी मुझसे कुछ नहीं पूछता था। वुल्फ मुझे पुरानी तहजीब के बारे में कहानियाँ सुनाता। उसने मुझे ये भी बताया कि वो लोग उन घाटियों और गारों में रहते थे। उसने मुझे वो गार भी दिखाए, और मैं अपने आप को 100 साल पीछे तसव्वुर करने लगी। मुझे यूँ लगा जैसे टाइगर और वुल्फ एक ही गार में रह रहे हैं, इन चट्टानों में प्यार कर रहे हैं, और तेज़ सूरज की गर्मी खा रहे हैं, और उनके मोटे मोटे खूबसूरत बच्चे हैं। और इसी के साथ मेरी ये पार्ट 5 कहानी यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरा ये नावल पसंद आ रहा है टाइगर आइज़, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर बेल के आइकन को दबा दें ताकि मैं अब जब अपने पार्ट 6 डालूं तो वो भी आपको बर वक्त मिल जाए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होती है पार्ट 6 के साथ टाइगर आइज़। अल्लाह हाफिज़।